Hello everyone, welcome to Concept Decoder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. Today we will start class 9 physics. Today we will learn about chapter number 1 that is motion. तो मोशन को समझने से पहले अपने को कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर बेसिक नॉलेज अपने पास है तो पूरा फिजिक्स समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा. तो समझते हैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बारे में, क्या क्या वो बेसिक नॉलेज है. तो देखो, सबसे पहले ये समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं. तो पूरे फिजिक्स में हम लोग ना मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब टर्म्स यूज करते हैं. क्योंकि ये टर्म्स फिजिक्स में यूज होते हैं तो इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. ये अपना हो गया फिजिकल क्वांटिटीज. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी होते हैं उनके नेचर के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. मतलब ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा इनके नेचर की अगर बात करें तो ये दो तरह का होगा. या तो ये मेरा स्केलर होगा, नहीं तो ये अपना वेक्टर क्वांटिटी होगा. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. जैसे कि देख लो, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों अपना क्या होता है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है. फोर्स, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो जरा ये समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज करते किनको है. तो सबसे पहले लिखोगे, मेरे साथ साथ लिखते रहना कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऑल फिजिकल quantities are divided into two parts. फर्स्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी. सेकंड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी. नोट्स साथ में बनाते चलना. नोट्स अगर अच्छा रहेगा तो समझने में ज्यादा अच्छा होगा. स्केलर क्वांटिटी किनको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किनको बोलते हैं. तो फर्स्ट में था हेडिंग स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज देखोगे, ध्यान से समझोगे. वैसे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलते हैं. जो फिजिक्स में टर्म्स यूज होते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे. तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. तो इसी बात को लिख लोगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा. तो इसका एग्जाम्पल होता है मास, मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक करंट, ये भी मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस, ये भी मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है. etc. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं. जैसे कि डिस्टेंस बोल लो, अपने पास डिस्टेंस 5 मीटर है. डिस्टेंस 5 मीटर. आज सुबह हम निकले अपने घर से और 5 मीटर नॉट 5 मीटर हम चले. तो ये जो 5 मीटर हुआ ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ये होता है अपना मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगे, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं. तो सेकंड में का हेडिंग वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटी. देखो, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उनको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. Those physical quantities which have both magnitude as well as direction is known as vector quantities. इसी चीज को लिखोगे, those physical quantities
those physical quantities which have both magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फोर्स मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एडीसी। देखो फोर्स मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, जरा इस बात को हम समझते हैं। फोर्स में मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे होगा, जरा इसको समझ लेते हैं। मान लो कि अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा एक बक्सा है, ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे हम ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं, मतलब डाउनवर्ड एक फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मान लेते हैं कि हम 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस पूरे सिनारियो को हम देखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मतलब कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हुआ और ये जो डाउनवर्ड हुआ एक तरह का डायरेक्शन होता है। तो इस फोर्स में अपने को मैग्नीट्यूड मिला प्लस डायरेक्शन मिला, इसीलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, वैसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है ना, इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। देखो अभी हम इस फिजिकल क्वांटिटीज को नेचर के बेसिस पे दो कैटेगरी में रखे हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। अब इन पूरे फिजिकल क्वांटिटीज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपने पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा, फिजिकल क्वांटिटी, इनको बेसिकली हम दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बोलने का मतलब क्या होता है, वैसे क्वांटिटी जिनका अपना खुद का सब कुछ हो, मतलब वो किसी दूसरे क्वांटिटी से डिराइव्ड ना हो, किसी दूसरे क्वांटिटी से वो लिया नहीं गया हो, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज किनको बोलेंगे, वैसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से डिराइव किया हो, मतलब फंडामेंटल को मिला मिलाकर एक नया क्वांटिटी बना दिया गया हो, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पूरे फिजिक्स में बेसिकली 7 ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, और रेस्ट जितना भी क्वांटिटीज अपने को मिलेगा वो सभी का सभी क्या मिलेगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलेगा। तो समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। हम एक बॉक्स बनाते हैं, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करेंगे, वो कौन सा क्वांटिटी होगा उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पे उसका एसआई यूनिट लिखेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, तो वैसा यूनिट जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करे उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि मास का यूनिट होता है केजी, कुछ तो ना क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो ये जो मास का यूनिट केजी होता है, ये 1 किलो क्वांटिटी जितना इंडिया में होता है उतना ही अमेरिका में होगा, 1 किलो क्वांटिटी जितना अमेरिका में होगा उतना ही न्यूयॉर्क में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो वैसे यूनिट्स जो स्टैंडर्ड हो, जिनका वैल्यू चेंज ना करता हो, हर जगह पे सेम उनका क्वांटिटी जो, उनको हम बोलेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली 7 तरह के अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। वो कौन कौन सा है, पहला मास का सिंबल स्मॉल m, यूनिट क्या होगा केजी।
दूसरा लेंथ, सिंबल एल, यूनिट क्या होगा मीटर, तीसरा टाइम, सिंबल क्या होगा स्मॉल टी, यूनिट क्या होगा सेकंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथा करंट, सिंबल क्या होगा कैपिटल आई, ऐसा यूनिट क्या होगा एम्पियर। पांचवा 2 3 4 5 होता है मेरा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका सिंबल क्या होगा कुछ भी हो सकता है, अमाउंट हम लिख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मोल। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है कैपिटल टी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा केल्विन, मतलब टेम्परेचर के जब भी हम ऐसा यूनिट की बात करें तो हम क्या लेंगे केल्विन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, सतमा क्या होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कि लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा आईवी, आईवी फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये जितने भी 7 अपने को फंडामेंटल क्वांटिटीज मिले, ये सभी सातों के साथ क्या होते हैं फंडामेंटल, मतलब इनका अपना सब कुछ होगा, ठीक है। इनको कहीं से डिराइव करने का कोशिश हम नहीं करेंगे। मास का यूनिट होता है केजी, तो होगा ही होगा, ठीक है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो होगा ही होगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो देखो इन सातों के अलावा जितने भी फिजिक्स में टर्म्स आएंगे जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे। मतलब कि वैसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से डिराइव हो उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो चलो हम लिख लेते हैं, समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। तो हेडिंग, मेक अ हेडिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज, derived quantities. Those quantities which are derived from fundamental quantities is known as derived quantities. Those quantities which are derived from fundamental quantities is known as, they are known as derived quantity, ठीक है। ये डिराइव करने का मतलब क्या होगा, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव कैसे करते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स का, हम बोलते हैं कि जो फोर्स मेरा होता है वो एक तरह का डिराइव्ड क्वांटिटीज है। कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्लास 8 में पढ़े होगे। फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको अगर तुम ड्राइव करने का कोशिश करो तो मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये मेरा होता है एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा और ड्राइव का कोशिश करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये जो टाइम है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अगर पूरे फोर्स की हम बात करें तो ये पूरा फोर्स मेरा क्या हो जाएगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये फोर्स मेरा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है बेसिकली लेंथ ही होता है, पाथ का लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट। जब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में मोशन में यही पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हुआ एक तरह का लेंथ हुआ, ये भी मेरा एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। ये टाइम भी मेरा एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। मतलब कि 3 अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करके हम एक चौथा क्वांटिटी बना लिए, फोर्स बना लिए, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी उन सातों के अलावा तुमको मिलेगा, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये सभी का सभी अपना क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज होता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल तुम कुछ भी ले सकते हो, फोर्स, एक्सेलरेशन,
ठीक है, पोटेंशियल, वर्क, etc। ठीक है, ये जितने भी क्वांटिटीज हैं, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सभी के सभी मेरा क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। तो ये तुम्हारा बेसिक यहाँ पे खत्म हुआ, जितना भी बेसिक जानना था वो जान लो। एक चीज थोड़ा सा और, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट 3 का, अभी तो हम 7 का पढ़े, लेकिन 3 का हमेशा याद रखना, पूरे क्लास 9th में आएगा। एक होता है तुम्हारा मास, दूसरा होगा तुम्हारा लेंथ, और तीसरा होगा तुम्हारा टाइम। मास, लेंथ और टाइम का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मास का केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड। ठीक है, इसी तरह से एक और यूनिट होता है अपने पास जिसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। हम इन्हीं तीन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, मास, लेंथ और टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये बार बार आएगा इसीलिए बता दे रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सब समझ में आ गया तो पूरा फिजिक्स काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मास का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम, लेंथ का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम का मेरा वही रहता है सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सीजीएस यूनिट कहलाता है। ये हुआ सीजीएस यूनिट। मतलब कि अगर क्वेश्चन में अपने को सीजीएस यूनिट में कुछ मिल गया तो उसको हम एसआई यूनिट में चेंज कर सकते हैं, एसआई यूनिट में कुछ मिल गया तो उसको हम सीजीएस यूनिट में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन के डिमांड पे हम करते हैं कि हम अपने को कौन सा यूनिट लेना है, लेकिन हमेशा याद रखना जितना भी यूनिट लेना हमेशा एसआई यूनिट पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये हो गया हमारा बेसिक पूरा। अब स्टार्ट करते हैं मोशन। तो नाउ लेट्स मूव इन द वर्ल्ड ऑफ मोशन। तो मेक अ हेडिंग, चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स, 9th क्लास, मोशन। ठीक है, मोशन को समझने के लिए, पूरे मोशन चैप्टर को समझने के लिए अपने पास रेस्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मोशन किनको कहेंगे ये तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रेस्ट किसको बोलते हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी रेस्ट। ठीक है, रेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी चीजें, जितने भी उनको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हो गया एयर, व्हीकल, एयर तो नहीं दिखाई देगा, महसूस कर लोगे। ठीक है, व्हीकल, कार, टेबल, चेयर, पेन, यहाँ तक कि खुद इंसान, हम इन सभी को इनके नाम से न पुकार कर हम क्या इनको बोलेंगे, या तो इनको बॉडी बोलेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब कि जैसे हम तुमको बॉडी बोले, मेरे मुंह से बॉडी सुनोगे तो तुम समझ जाना कि हम बॉडी का मतलब कुछ चीज की बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, या तो फिर एक ह्यूमन बींग के बारे में बात कर रहे हैं, या तो फिर कोई चेयर की बात कर रहे हैं, या तो इस बोर्ड का बात कर रहे हैं। मतलब कि दुनिया में जितने भी चीज अपने पास हैं अवेलेबल, उन सभी को हम उनके नाम से ना पुकार कर या तो उनको बॉडी बोलेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो समझते हैं रेस्ट। मान लो एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे एक बॉडी खड़ा है। ठीक है, ये सुबह का 7 बजे 7 AM में इस पोजीशन पे है। जब टाइम पास हुआ, मतलब जब 8 बजा तो ये इसी पोजीशन पे है, जब 9 बजा तो ये इसी पोजीशन पे है, जब 10 बजा तो ये इसी पोजीशन पे है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए ये बॉडी किस चीज में है, रेस्ट में है। मतलब ये बॉडी 7 बजे भी यहाँ, 8 जब बजा तब भी यहाँ, 9 बजा तब भी यहाँ, 10 बजा तब भी यहाँ, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये रेस्ट में है। तो कोई भी बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ना करे, उसको हम बोलेंगे दैट बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। If a body does not changes its position with respect to time or with respect to passage of time is known as rest. ठीक है, so लिखते हैं a body is said to be at rest. A body is said to be at rest if its position does not change with respect to passage of time। ठीक है,
कोई भी बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ना करे तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी मेरा रेस्ट में है। अब जब रेस्ट समझ में आ गया हो तो समझते हैं मोशन। मेक अ हेडिंग मोशन। देखो मोशन किसको बोलेंगे, मान लो अपने पास सेम रोड है और सेम बंदा खड़ा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। सुबह का जब 7 बजा तो ये इस पोजीशन पे था, जब 8 बजा तो ये इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ मूव किया। जब 9 बजा तो ये इस पोजीशन से आकर इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है ये बॉडी अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। सुबह का 7 बजे इस पोजीशन पे था, 8 बजे इस पोजीशन पे था, 9 बजे इस पोजीशन पे था। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इसीलिए हम इस बॉडी को क्या बोलेंगे कि ये बॉडी मेरा मोशन में है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम। बोल सकते हैं ना, जब भी कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे, टाइम जैसे जैसे पास करे अपना पोजीशन चेंज करे, उसे हम बोलेंगे मोशन। तो इसी चीज को डिफाइन लिखोगे, डिफाइन करोगे, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन changes with respect to passage of time। इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे, ठीक है। अब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो पोजीशन को चेंज करने का तरीका भी अलग अलग होगा। कोई एक सीधे रोड पे चल रहा हो, मतलब सीधे रोड पे सीधे जा रहा हो, कोई एक सर्कुलर रोड पे चल रहा हो, या तो फिर कोई ड्रंक्ड पर्सन एक पोजीशन के अबाउट कभी इधर जा रहा हो कभी इधर जा रहा हो फिर अपने पोजीशन पे आ रहा हो। तो जो पोजीशन चेंज करने का तरीका होता है अलग अलग बॉडी का अलग अलग तरीके से होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी बॉडी का जो मोशन है उसका अपना टाइप्स होता है, और वो टाइप्स कौन कौन सा है। मेरा लिनियर मोशन हो सकता है, मेरा सर्कुलर मोशन हो सकता है, या तो फिर मेरा वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। और भी तरह के टाइप्स हैं, लेकिन सीबीएसई ने 3 ही टाइप्स मोशन के टाइप्स को पढ़ने के लिए बोला गया है। तो चलो समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मेक अ हेडिंग टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। पहला लिनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। एक एक करके तीनों मोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, आराम से समझेंगे कि लिनियर मोशन मेरा क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो मेरा फर्स्ट हेडिंग लिनियर मोशन। लिनियर मोशन ध्यान समझना, मान लो ये अपना रोड है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इस लिनियर रोड पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, मतलब कि वो किसी एक ही डायरेक्शन में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, एक ही डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रहा हो तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, लिनियर मोशन बोलेंगे। पहली बात समझना, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब कि 7 बजे यहाँ होगा, 8 बजे इस पोजीशन पे होगा, 9 बजे इस पोजीशन पे होगा, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ये अपना पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रहा है, लिनियरली चेंज कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे चेंज कर रहा है। इसीलिए इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, लिनियर मोशन बोलेंगे। मतलब अगर डिफाइन करना हो तो लिनियर मोशन कैसे कर सकते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ देन इट्स मोशन इज नोन एज लिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, लिनियर मोशन बोलेंगे। तो डिफाइन कर लेते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स on a straight path then its motion is said to be linear motion,
ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कोई कार अगर स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा हो तो वो कार का मोशन क्या होगा, लिनियर मोशन होगा। ठीक है। अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, तो इस कार का मोशन क्या होगा, लिनियर मोशन। ये हो गया तुम्हारा लिनियर मोशन। अब समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो मैं क्या एडिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अच्छा, किस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। मान लो कि अपना ये रोड है, सर्कुलर रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बॉडी है, सुबह का 7 बजे यहाँ था, 8 बजे यहाँ आ गया, 9 बजे यहाँ आ गया, 10 बजे यहाँ आ गया, 11 बजे यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये कैसा ट्रैवल कर रहा है, एक सर्कुलर रोड पे, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तो डिफाइन कर लोगे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, travels on a circular path, then its motion is said to be circular motion। ठीक है, सर्कुलर मोशन समझ गए। समझते हैं वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलेंगे। तो मेका हेडिंग वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल वही होगा, कोई भी कार सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो तो उसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन समझते हैं। वाइब्रेटरी मोशन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अपने पास होता है वो होता है पेंडुलम का। मान लो एक पेंडुलम है इस तरीके से, ठीक है। ये जो पोजीशन हुआ इस पेंडुलम का मीन पोजीशन कहलाता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर था, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ही रहेगा। अब ये अपने मीन पोजीशन से कभी इस तरफ आएगा, कभी इस तरफ आएगा, मतलब कि अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इस पेंडुलम के मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन को अगर डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, इफ अ बॉडी चेंजेस पोजीशन और इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन देन इट्स मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसके मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मोशन ऑफ पेंडुलम होगा, मोशन ऑफ पेंडुलम। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी ड्रिंक्ड पर्सन, उसके मोशन को हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। ठीक है। अब ये मोशन समझ में आ गया अपने को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी टाइम के पैसेज के साथ अपना पोजीशन चेंज करे उसको हम बोलेंगे मोशन बोलेंगे। देखो एक चीज और होता है, कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में तो अपना पोजीशन चेंज करता ही करता है, कोई भी बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी अपना पोजीशन चेंज करता है। कैसे करता है, तो समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मेका हेडिंग रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर में एक यहाँ पर एक इंसान बैठा है, दूसरा इंसान यहाँ पर बैठा है, और इस ट्रेन के पास में एक अपना क्या है, पेड़ है, ठीक है, थोड़ा दूरी पे होगा पेड़ है। ठीक, अब ये ध्यान से समझना,
ये ट्रेन टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम जैसे से पास करेगा अपना पोजीशन चेंज करेगा। इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है। अच्छा, ट्रेन तो मेरा मोशन में हो गया। ये जो बॉडी है, ये जो इंसान बैठा हुआ है, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले इलाहाबाद में था, कानपुर पहुंच गया, ठीक है। तो ये भी अपना क्या पोजीशन चेंज कर रहा है। चलो ठीक है, ये भी, ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे ये पहले इलाहाबाद में था, कानपुर पहुंचा, वैसे ही ये इंसान भी इलाहाबाद से कानपुर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ना कि मेरे को ये बताओ कि ये ट्रेन क्या इस ट्री के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये ट्रेन यहाँ पे होगा, जब सारा टाइम बढ़ेगा ये ट्रेन आगे चला जाएगा, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर देगा। मतलब कि ये जो ट्रेन है इस ट्री के रिस्पेक्ट में मोशन में है। सही है, ठीक है। अगर तुमसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि ये बॉडी, ये पहला इंसान जो बैठा हुआ है, इस दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में क्या ये मोशन में है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये पहला बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। क्यों मोशन में नहीं है? क्योंकि ये बॉडी इस बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना टाइम, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बेचारा जो पहले यहाँ पर बैठा हुआ था, ये यहाँ पर बैठा हुआ था, कितना टाइम हो जाए, मतलब जब तक डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है। तो किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हम इस ट्री के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्री मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब इस ट्री के रिस्पेक्ट में ट्रेन मेरा मोशन में था, ठीक है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट हम क्या लिए, ये बॉडी इस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या मोशन में है, तो मोशन में नहीं है। मतलब किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को एक रेफरेंस पॉइंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वही रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो इसी चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि a fixed point with respect to which a body changes its position is known as reference point। तो मेरा एक सवाल है, अगर रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया तो एक सवाल है, जब मेरे को ये बताओगे कि दुनिया में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है। सवाल क्या होगा, कमेंट करना, ठीक है। लेकिन हम इतना बता देते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपने को रेस्ट में मिले। कैसे? जैसे कि मान लो कि कोई ट्रेन गुजर रहा है किसी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तो ट्रेन मेरा मोशन में है, लेकिन क्या वो जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट में है? नहीं। हम जानते हैं कि मेरा जो अर्थ है वो भी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो वो प्लेटफॉर्म भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस प्लेटफॉर्म का पोजीशन भी चेंज होते रहेगा। अगर तुम हायर लेवल पे देखोगे तो दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रेस्ट में हो। यहाँ तक खुद हमारा यूनिवर्स वो भी रेस्ट में नहीं है, वो भी हमारा मिल्की वे जो गैलेक्सी उसके साथ में क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है। नो बॉडी इज एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन मोशन। से हमारा अर्थ वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सन को अगर तुम रेफरेंस पॉइंट लोगे तो अर्थ मोशन में है, सन भी मेरा मोशन में है। अगर सन हमारा जो है वो मिल्की वे का के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो सन भी मेरा किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, मिल्की वे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन डिस्क्राइब कर रहा है उसी को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो नोट में एक बात लिखोगे, एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ मोशन इन द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ना होगा जो रेस्ट में हो। तो
जब ये समझ में आ गया तब जरा समझते हैं डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं। तब तक बाय।